जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ 2017 के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप 2024 से पीछे से हम शुरू कर रहे हैं, मतलब 2024 23 इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चंस रिपीट कितने हो रहे हैं। ठीक है जी। शुरुआत करते हैं 2017 के मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस की। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी ncrtquiz.com के बारे में। ncrtquiz.com एक पोर्टल बनाया गया है हमारे द्वारा। दो पोर्टल हम रन कर रहे हैं, एक टीम निष्ठा, एक ncrtquiz.com। टीम निष्ठा पे हमारे पेड कोर्सेज हैं। ncrtquiz.com पे नाम से क्लियर है, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी क्विजेस हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी हैं। ठीक है जी। सो दैट इज द आइडिया यहां पर ncrtquiz.com, जिसमें हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के क्लास 6 to 12, साइंस 6 to 10, पॉलिटी 9 to 12, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर क्लासेस 11 to 12, और उसके अलावा आपके मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है बैच में, अगर आप मैथ्स रीजनिंग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं, काफी डिटेल में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया है। ठीक है, ये सेशंस स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हैं, बट यहां पर हमारे जो है इस तरीके से टॉपिक्स हैं, उसमें फर्दर पीडीएफ है, सब कुछ है, काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया। चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest for 2 years on a sum of money is rupees 60. If the interest for 2 years, simple interest for 2 years is 1440, what is the rate of interest? ठीक है जी। अब इफ यू रिमेंबर, मैंने एक पहले सेशन में भी बताया था आपको कि अगर 2 साल है, टाइम पीरियड 2 years है, ठीक है, 2 साल है, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो इसके बीच का एक फॉर्मूला होता है PR² डिवाइडेड बाय 100²। ठीक है, इसका मैंने फॉर्मूला भी कैलकुलेट करके बताया था, शॉर्ट में फिर दोबारा से बता देता हूं। ठीक है, R/100 का स्क्वायर, ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं देखूं तो -P। ठीक है, तो ये P प्लस 1 + R² डिवाइडेड बाय 100² प्लस 2R डिवाइडेड बाय 100 माइनस P, तो ये P कट गया आपका, और ये हो गया PR² डिवाइडेड बाय 100² प्लस 2PR डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? PRT। ठीक है, तो P इंटू R इंटू T कितना है यहाँ पर? 2, तो ये हो गया 2PR। ठीक है, जब आप इसको माइनस करेंगे इन दोनों को तो ये आपका कट जाएगा, ये बचेगा। ठीक है, चलो अब हमें ये दिया है 60 और PR² डिवाइडेड बाय 100², तो PR² की वैल्यू आ गई 60 इंटू 100 ठीक है जी। अच्छा, रेट सिंपल इंटरेस्ट दिया है 1440 इज इक्वल टू जो है 2 साल के लिए है P इंटू R इंटू 2 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो PR की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 720 इंटू 100। ठीक है, PR की वैल्यू, PR², तो PR की वैल्यू हमने यहां पे डाल दी 720 इंटू 100 इंटू R इज इक्वल टू 60 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये 100 कट गया। ठीक है जी, और ये कट गया, ये है आपका 12। ठीक है, R इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 12, तो 50 डिवाइडेड बाय 6, 25 डिवाइडेड बाय 3, और ये आ गया आपका 81/3%। ठीक है जी। तो ये वाला पार्ट सिर्फ मैंने आपको कैलकुलेट, मतलब एक समझाने के लिए बताया है। अदरवाइज अगर आपको 2 साल का टेन्योर है तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में ये फॉर्मूला सीधा लगाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगाया 60 PR² ये आ गया। फिर मेरे को पता है 1440 इज इक्वल टू 2PR। ठीक है, तो मेरी PR की वैल्यू आ गई 720 इंटू 100। यहां पर मैंने PR की वैल्यू डाली, PR इंटू R, तो PR की वैल्यू डाली, R मेरा आ गया। ठीक है जी, सो दैट इज 8.33%। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहां पे 8/1/3 है। ठीक है, ओके। ABCDE compared their marks in an examination and found that A obtained the highest marks, B obtained more marks than D, C obtained more than at least 2 others. ओके, सबसे पहले तो 6 लोग हैं, A के हाईएस्ट मार्क्स हैं। ठीक है, A हाईएस्ट पे है, और B obtained more than D, तो B के D से ज्यादा है, और C एटलीस्ट 2 और लोगों से ज्यादा है। 2 लोगों, एटलीस्ट 2 भी हो सकते हैं और 3 या 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये C कुछ यहां पे है मिनिमम। ठीक है, इन दोनों से आप ऐसे कह लो कि ज्यादा है।
एंड ई हैज नॉट ऑब्टेन्ड द लोएस्ट मार्क्स, तो ई यहां नहीं है। ई या तो मतलब लाइक या तो ये है या सी ई ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अभी हमें एफ के बारे में नहीं दिया, अब स्टेटमेंट दी है और पूछा है कि कौन सा सफिशिएंट होगा टू आइडेंटिफाई द लोएस्ट मार्क्स, कि किसके लोएस्ट मार्क्स हैं इन पूरी 6 लोगों में से, और वो कैसे हमें पता लगेगा। अच्छा, एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन लेस मार्क्स देन सी। ओके, ये तो यहीं से क्लियर हो रहा है। देखो, सी ऑब्टेन मोर देन एटलीस्ट 2 अदर्स, 2 लोगों से एटलीस्ट वो ज्यादा ले रहा है, और इसमें लिख रहा है एटलीस्ट 2 मेंबर्स ऑब्टेन लेस देन सी। तो ये तो भाई ये तो ऑलरेडी आ चुका ना, ये वाली स्टेटमेंट तो यहां पर, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट में क्या फर्क है? इट इज सेम, कहने का तरीका है, ठीक है। ओके, ई एंड एफ ऑब्टेन्ड द सेम मार्क्स। अब ई के लोएस्ट नहीं थे और ई और एफ बराबर है, ठीक है जी। तो ई और एफ बराबर है, या तो ये होगा, ठीक है, ए हाईएस्ट है, या ई इज इक्वल टू एफ होगा और सी और बी और डी। हमें यह पता लग गया कि डी लोएस्ट है, ठीक है। यहां पे बी स्टेटमेंट टू से मेरे को यह समझ आ गया कि या तो ये वाली इक्वेशन फुलफिल हो रही है या ये वाली इक्वेशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। या तो ए फिर सी, ई और एफ, बी डी, क्योंकि लिखा है एटलीस्ट 2 अदर्स, ठीक है। और या फिर सी यहां है, ई इज इक्वल टू एफ है और बी ग्रेटर देन डी है, तो डी के लोएस्ट मार्क्स हैं, ये हमें पता लग गया, ठीक है। और तो हमें लोएस्ट मार्क्स पता करने हैं, तो कितनी स्टेटमेंट चाहिए? ओनली 2, एक स्टेटमेंट, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से हमें यह पता लग जाएगा कि डी के लोएस्ट मार्क्स हैं, ठीक है, जो हमें पता करना था। ओके, आंसर हो गया डी। 2 men set out at the same time to walk towards each other from point A and B, 72 km apart. The first man walk at the speed of 4 km per hour. Okay, दोनों के बीच में 72 किलोमीटर्स हैं, A और B, ठीक है जी। और फर्स्ट मैन, ठीक है, फर्स्ट मैन, अब ये कुछ ऐसा नहीं दिया कि ए या बी है, मैंने अपनी तरफ से माना ये पॉइंट ए एंड बी है। अच्छा, पॉइंट ए एंड बी है, तो ये ऐसे मान लो एक्स और वाई लोग हैं 2, ठीक है। और ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा जो है वो पहले घंटे में 2 किलोमीटर, फिर 2.5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, इस तरीके से चल रहा है। तो कुछ ऐसे है 2, 2.5, 3, 3.5, ठीक है, और 4, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा आगे तक लिख लेता हूं, ठीक है। 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, और फिर हो गया 5, 5.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अच्छा, अब एक एज्यूम करके चलते हैं, 8 घंटे की बात हो रही है यहां पर, नियरर टू ए मिड वे बिटवीन दिस, ठीक है। अब मिडवे में ये कहां तक पहुंचेगा? मिडवे इज 36 किलोमीटर, ठीक है। अगर 8 घंटे में पहुंच रहे हैं तो ये कितने जो है किलोमीटर चला? 32 किलोमीटर। और अगर मिडवे में पहुंच रहे हैं तो वो जो है 36 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। चलो, मैं एक एक मान के चल रहा हूं कि वो 36 किलोमीटर चला है, तो ये जो वाई व्यक्ति है ये कितना चला होगा? अच्छा, अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, पहले घंटे में 2 किलोमीटर, फिर 2.5, फिर 3। अब इसका सम देखना है मेरे को, ठीक है। कितना सम कैसे होता है? हमें सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 9, और एवरेज कितना है? सेंट्रल टर्म 4, तो 9 इंटू 4 36। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। और ये सेंटर टर्म कितनी है? 4 किलोमीटर, ठीक है। सेंटर टर्म 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सेंटर टर्म अगर 4 है तो क्या करना है हमें सम निकालने के लिए? सेंटर टर्म या जो मिड टर्म है और इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, तो 9 चौको 36। तो मतलब कहने का मतलब 9 घंटे बाद ये जो है ये 36 किलोमीटर पे होगा, और 9 घंटे बाद ही ये भी यहीं पर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। मतलब बिल्कुल सेंटर में जाकर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, सेंटर में जाकर दोनों मिलेंगे। अदरवाइज आप डायरेक्टली ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लीजिए, 2 और 3 5, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, ठीक है, प्लस, ठीक है, और 2 और 3 5,
5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, ठीक है। तो ये हो गया 36, ठीक है। तो ये 36 किलोमीटर चल रहा है। तो सीधा सीधा आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ गया? मिडवे बिटवीन ए एंड बी। ठीक है जी, चलिए। The length of rectangle is increased by 60%. By what percent the width have to be decreased to maintain the same area? इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है जी कि 100, ठीक है। अब ये 20 इंटू 5 मान लो, आप ये समझ लो कि रेक्टेंगल है तो 20 इंटू 5 है, लेंथ 20 है, ब्रेड्थ से 5 है, तो 100 है, ठीक है। अब ये बढ़कर 160, 60% बढ़ा दिया, बट हमें सेम रखना है एरिया, मतलब 100 ही रखना है। तो जो विड्थ है वो कितनी कम करनी पड़ेगी? तो 60 डिवाइडेड बाय 160, तो 60 डिवाइडेड बाय 160, so 3 divided by 8, so 3 divided by 8. Now what is 3 divided by 8? 1 divided by 8 is 12.5%. Now what is 3 divided by 8? That is 37.5%. आंसर आ गया आपका A, ठीक है। ये कैसे हुआ, जिसको नहीं समझ आया उसके लिए बता देता हूं। मान लो मैंने लिया लेंथ और लेंथ 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर है और विड्थ जो है 5 मीटर है। मैंने कहा कि ये कितना बढ़ गया है? 60%। तो ये अगर 60% बढ़ा तो 20 का 60% 12, ये 32 हो गया। अच्छा, अब मेरे को ये देखना है कि ये कितना कम हुआ, डिक्रीज करना पड़ेगा। एरिया सेम है, ठीक है, सेम एरिया। तो 32 इंटू बी इज इक्वल टू 100, तो बी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 32, तो ये हो गया आपका 50 डिवाइड बाय 16, 25 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो 25 डिवाइड बाय 8 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं देखूं तो ये आपका 1 डिवाइड बाय 8 होता है 1.25, ठीक है। तो ये हो गया 3.125। तो 5 से ऐसे समझो, या आप सीधा 25 बाय 8 भी लिख सकते हो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 40 डिवाइड बाय 8 से 25 डिवाइड बाय 8 आ गया। तो 40 से 25 कम हुआ, ठीक है। तो 15 डिवाइड बाय 40, 3 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो इधर एज्यूम कर लिया, बट इसकी सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक ये है, 100 टू 160, 60% बढ़ा तो वापस हमें 100 पे आना है, तो 60 डिवाइड बाय 160, सीधा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप इसको कैलकुलेट ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि लेंथ को मैंने L इंटू बी लिखा, ठीक है, सेम है एरिया, तो ये 1.6 L हो गया इंटू ये, अब जो B1 होगा वो कितना होगा, इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही आएगा आपका। Two pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 16 minutes respectively. Both the pipes are open together. After how much time B should be closed so that the tank is full in 9 minutes? ठीक है जी। पहले तो हम A और B 12 और 16, ठीक है, 48 लीटर का हम टैंक मान लेते हैं। तो ये 12 मिनट में है, ये 16 मिनट में है, तो ये हो गया 4 लीटर पर मिनट, ये हो गया 3 लीटर पर मिनट, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका 4 लीटर पर मिनट और 3 लीटर पर मिनट। तो दोनों अगर मिलकर टैप चल रहा है तो 7 लीटर हो गया। अच्छा, अब इसमें ना ध्यान दो कि बी क्लोज हो गया एक सर्टेन टाइम के बाद, हमें नहीं पता कितने मिनट्स बाद, वही हमें कैलकुलेट करना है, पर ए चल रहा है, ठीक है जी। ए पूरा पूरा 9 मिनट चल रहा है, मतलब स्टार्ट से लेके, क्योंकि आखिरी 9 मिनट में टैंक फुल हो जाता है, ठीक है। तो 9 मिनट में ए कितना भर चुका है, ए का कंट्रीब्यूशन क्या है? ए इन 9 मिनट्स, दैट इज 4 इंटू 9, 36 लीटर्स। अब टोटल टैंक की कैपेसिटी हमने कितनी एज्यूम की है? 48। तो बचा कितना रिमेनिंग? 48 माइनस 36, 12 लीटर। 12 लीटर किसने भरा है? बी ने भरा है। वो 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो कितने मिनट चला होगा? 4 मिनट, ठीक है। 12 डिवाइड बाय 3, सो 4 मिनट। तो आंसर क्या आ गया कि 4 मिनट बाद हम बी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो पहले हमने देख लिया कि ए पूरा 9 मिनट चल रहा है, तो ए का कंट्रीब्यूशन कितना है? 36 लीटर भर रहा है जी पानी, टोटल 48 लीटर है, 12 लीटर बचा, 4 मिनट में कंप्लीट हो गया। ओके, 1 ईयर अगो अ फादर वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। सन की एज x थी, फादर की 4x थी,
ठीक है, अभी प्रेजेंट कितना है, प्रेजेंट x+1 और इधर हो गया 4x+1। ओके, आफ्टर 6 years हिज एज, 6 साल बाद, अभी से प्रेजेंट से 6 साल बाद उसकी जो सन एज होगी एक्सीड्स ट्वाइस हिज सन्स एज बाय 9 years, ट्वाइस x+1+6 9 years। ठीक है, इसका ट्वाइस उस समय उसकी एज है उसका ट्वाइस और उससे भी 9 साल ज्यादा। सिंपल है जी, इक्वेशन कर लो कैलकुलेट, 7 2x प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 9, ये 2x हो गया। ठीक है, ये 7 प्लस 9 16 और x इज इक्वल टू 8 आ गया जी। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज कितनी है, ये 9 हो गई, ये 8 चौको 32 और 33। ठीक है, तो 33 डिवाइडेड बाय 9, 11 डिवाइडेड बाय 3, आंसर आ गया बी। सिंपल क्वेश्चन है जी। ठीक है, बस इक्वेशन फॉलो करनी है, x की वैल्यू निकाली, प्रेजेंट एज, ये ध्यान रखना प्रेजेंट एज पूछा है। ओके, which one of the following is the smallest number by which this must be divided in order to make a perfect square। ठीक है, अब ये सेम क्वेश्चन हमने 2019 में भी देखा है, उसमें ये था, उसमें नंबर अलग था और उसमें ये था कि किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ नहीं है जी, फैक्टर देखने हैं। ठीक है, 2 8 8 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, ये मैंने 10 को इंटू 10 को 2 इंटू 5 लिख लिया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं क्या है, ये 144 इज 12 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 5 ये बन रहा है जी। ठीक है, 12 इंटू 12 144 और ये 4 हो गया, 144 इंटू 4 और ये आएगा इंटू 5। एनीवेज, तो ये आ गया आपका, किससे आपको डिवाइड करना है, इस पूरे, ये भी स्क्वायर बन रहा है ये भी बन रहा है, बस 5 से डिवाइड करना है जी। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, चलिए, तो आंसर हो गया आपका 5। A 3-digit number 4x3 is added to 984 to get a 4-digit number. 13y7. If 13y7 is divisible by 11, then what is the value of x plus y? अच्छा, अब ना एक बहुत ही बेसिक सा रूल है कि जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि आखिरी में, ठीक है, आखिरी में 0 2 4 6 8, ठीक है, ये होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि 3 जो सम है, जो भी नंबर्स है उसका सम जो है 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सिमिलरली 9 का भी है ये, क्यों 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 के लिए क्या होता है, आखिरी दो जो डिजिट्स हैं, मान लो 48 है तो आखिरी दो डिजिट जो हैं, या मान लो 52 है, ठीक है, तो ये 4 से, कोई भी नंबर आगे कितना भी नंबर लिख लो, 6 2 3 4 9 2 कुछ भी लिख लो, आखिरी में जो दो नंबर हैं अगर वो 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5 के लिए क्या होता है, आखिरी में 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है जी। 6 के लिए क्या है, 2 और 3 का होना चाहिए। ठीक है, 7 के लिए ऐसा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड 8 के लिए क्या है, 8 के लिए आखिरी 3 नंबर, आखिरी के 3 नंबर, अगर 9 5 2 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 9 बता दिया मैंने। 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। 10 का क्या है, 10 के तो ऑब्वियसली पीछे 0 होना चाहिए। ठीक है, सिंपल। अब 11 के लिए होता है कि जैसे 1 3 बाई 7 है, तो ये जो ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, ठीक है, ये जो नंबर हैं जैसे 1 प्लस वाई और इज इक्वल टू 3 प्लस 7, या तो ये हो, ठीक है, बराबर हो, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, ऐसे समझो कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये जो डिफरेंस है या तो ये 0 हो या जो भी नंबर आए वो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ये जो है सीधा सीधा सा एक रूल है यहां पर। और अब यहां पर क्योंकि 11 से डिविजिबल, क्योंकि ये 10 हो गया, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, आंसर आ गया आपका जो है वाई 9 होगा। और 1397, अब वैसे भी कैलकुलेट करके देख लो कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, 1397 डिवाइड बाय 11, और ये आपका 1 2 2 और 7, ठीक है, 127, तो 127 127, ठीक है जी, तो ये 11 से डिविजिबल है। अच्छा, इज इक्वल टू 984
+4x3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 397 में 16 ऐड करने हैं, ठीक है, तो 413, ठीक है, 13 और 4 नहीं, 16 ऐड करने ना इसमें, हाँ जी, तो ये हो गया आपका 4x और 3, x इज इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, ठीक है, 1397 में 984, ठीक है, ये 3, ये 1 और ये 413, ठीक है, सही है। मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा था। x इज इक्वल टू 1, ठीक है, x इज इक्वल टू आ गया 1। अब x प्लस वाई पूछा है तो आंसर आ गया आपका d 10, ठीक है जी, d इज इक्वल टू 10। क्लियर है, सिंपल है क्वेश्चन। तो ये आपको ये ध्यान होना चाहिए कि ये नंबर कौन सा है डिविजिबल, डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपको पता है ये भाई ये 1300 कुछ है नंबर, ये मान लो। अब आपको पता है कि 1100 प्लस 207 कुछ है, ठीक है। अब इसमें फिल भी करके देख लो कि 207 हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है, 207 डिविजिबल नहीं है। और फिर आप उसमें उसके बाद इसमें भी 217 देख सकते हो, 227 देख सकते हो, इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर मान लो आपको नहीं पता एक्चुअल में। बट अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है देन इट बिकम्स वेरी इजी। if all the students are boys and all the boys, okay, if all the students, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बॉयज हैं एंड ऑल द बॉयज आर डांसर्स, ठीक है, ऑल द बॉयज आर डांसर्स, ठीक है, then which one of the following statement is definitely true? All dancers are boys? No. All boys are students? No. All dancers are students? No. All students are dancers? Yes. ठीक है, this statement is definitely correct, ठीक है, क्योंकि ये सबसेट है, डांसर्स का सबसेट है। सारे डांसर्स, क्योंकि ये वाले जो डांसर्स हैं ये बॉयज नहीं है ना स्टूडेंट्स हैं, है ना। चलो, in an examination 25% failed in mathematics, 12% failed in English, 10% of the candidates failed in both the subjects, okay, and 292 candidates passed in both the subjects. Which one of the following is the number of candidates? अच्छा, अब हमें देखना है कि वो कैंडिडेट्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फेल हुए हैं, ठीक है, 25% मैथमेटिक्स में, 12% और -10। इट इज लाइक कैसे समझो, ये है, ठीक है, मैथ्स और इंग्लिश ये 25% है और ये 12% है और बीच में ये 10% है, तो ये 15 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 15 और 10 आपका 25 और 2, ठीक है। तो या सिंपल इसमें देख लो अगर आप, तो ये हो गया आपका 27, ठीक है। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये 27 बैठ रहा है, तो 27% स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो रहे हैं, ठीक है, और बाकी कितने बचे, 73% जो पास हो रहे हैं। नाउ 73% जो स्टूडेंट्स हैं, एक्स मान लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 292, 73 डिवाइडेड बाय 100, x इज इक्वल टू 292। अगर आप इसको देखोगे 73 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 292, तो ये कट गया, तो x आ गया 400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 400 आ गए, ठीक है। तो यहां पर हमने ये वेन डायग्राम या ये फॉर्मूला भी है। टोटल कितने हैं, 25 मैथ्स में 25%, 12% और 10% कॉमन है तो माइनस हो जाएगा। टोटल कितने फेल हो रहे हैं, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में 27% बच्चे ऐसे हैं, या तो कुछ इनमें से ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं जैसे 10%, कुछ ऐसे हैं जो मैथ्स में, कुछ इंग्लिश में, तो टोटल 27% फेल हैं, तो बाकी पास हैं जो 292 के बराबर हैं। कैलकुलेट कर लिया, ठीक है जी। चलिए, 5% ऑफ इनकम ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ द इनकम ऑफ बी। तो इसको सीधा लिखते हैं, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू 15% ऑफ बी। तो ये परसेंट में हटा देता हूं, मतलब इट इज नथिंग बट 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू ए, 15 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू बी। तो मैं सीधा ही लिखूं 5a इज इक्वल टू 15b। सिमिलरली 10b इज इक्वल टू 20c, ठीक है जी। इनकम सी की कितनी है, सी की है 2000। b इज इक्वल टू 2c, अगर b इज इक्वल टू 2c है तो b की कितनी आ गई, 4000, ठीक है। अगर b की 4000 है तो a इज इक्वल टू 3b,
तो ए की कितनी आ गई 12,000। ठीक है, व्हाट इज द टोटल इनकम? सो 12 4 16 और 2 18, 18,000 टोटल इनकम हो गई एबीसी। ठीक है जी। If the product of n positive numbers is unity, then their sum is a positive integer divisible by n equal to 1 n plus। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है देखने में टफ लगे। मैं इसको दो तरीकों से सॉल्व करूंगा, एक जो ट्रेडिशनल मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड भी, जैसे आप पेपर में कर सकते हैं। मान लो आपको फॉर्मूला नहीं पता है। इसमें एक बेसिक प्रिंसिपल ये लगता है कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है जी, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो, चलो देख लेते हैं। मान लीजिए अब इसमें क्या है कि x1 x2 x3 इस तरीके से xn तक, यही कह रहा है ना, प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये जो है एक नंबर सीरीज है मान लीजिए। ठीक है, तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय n, ये इसका अरिथमेटिक मीन होता है। और इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ठीक है जी, ये होता है n अंडर रूट x1 x2 x3 टिल xn, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन बेसिकली। ठीक है, जैसे मान लो दो टर्म्स हैं तो अंडर रूट हो जाएगा, अगर 3 टर्म्स हैं तो क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, चलो एनीवेज, तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो सम है x1 x2 x3 xn, ये 1 है। ये लिखा ना, प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स इज यूनिटी, यूनिटी मतलब 1। ठीक है, ये है। अच्छा, अब x प्लस x2 प्लस x3 टिल xn इज इक्वल टू, अब अंडर, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 1। अब 1 रेस टू पावर 1/2 हो, 1 रेस टू पावर 1/3 हो, कुछ भी हो, 1 ही आएगा आंसर। ठीक है जी, 1 ही आएगा आंसर। अच्छा, ये डिवाइड बाय n था। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूं। ठीक है जी, चलिए अब हम देख लेते हैं। सो x1 प्लस x2, ये 1 हो गया, ये n इधर चला गया, x3 प्लस xn ग्रेटर देन इक्वल टू n, क्या है? ठीक है, तो ये जो इसका जो सम होगा विल नेवर बी लेस देन n, क्योंकि ये जो सम है या तो n के बराबर होगा या n से ज्यादा होगा। ठीक है, सो इट विल नेवर बी लेस देन n। आंसर क्या हो गया आपका? डी। ठीक है, अब ये हो सकता है कई लोगों के बाउंसर चला गया, मैं अब आपको इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं। ठीक है, ये एक तरीका है, ये आइडियल तरीका है, इससे आपका क्वेश्चन सही हो गया, सॉल्व हो गया। बट लेट्स डिस्कस। अब देखो, कोई भी 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, मैं ऐसे मान के चलता हूं, कोई रैंडम मैं 4 नंबर ले रहा हूं। ठीक है, सिंपल नंबर्स लो, सिंपल नंबर लाइक 2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/3। ठीक है, ये 4 नंबर है, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो सम है, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं जी। ठीक है, और ये सम हो गया इसका 1, सॉरी प्रोडक्ट हो गया 1। ठीक है, अब जो है अगर आप इसको ऐड करोगे, ठीक है, इसको ऐड करोगे तो 2 प्लस 1/2 प्लस 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? अच्छा, n कितना है? n इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो दिस इज 5 प्लस 1/2 0.5, 0.5 प्लस 0.33, तो ये आ गया 5.833। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये जो सम है, ठीक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस। आप 2 नंबर ले लो, 2 एंड 1/2। ठीक है जी, सो दिस इज लाइक, इन इसका प्रोडक्ट 1 है, इसको मैं ऐड कर लेता हूं, सो दैट इज 2.5। n कितना है? 2, उसका प्रोडक्ट 1 है, बट उसका जो सम है दैट इज 2.5। मतलब जो सम है वो n से कभी छोटा नहीं हो रहा। ठीक है, वो n से कभी भी छोटा नहीं होगा। ठीक है, आप इवन ऐसे भी मान के चल लो कि 2 इंटू हाफ इंटू 1, 3 नंबर है, 1 2 हाफ या 1 हाफ। ठीक है, ऐसे इसको ऐसे लिख लो, 1
दिस और 2, तो ये प्रोडक्ट हो गया 1, n कितना है 3, अब इसको ऐड करो 2 + 1 + 0.5, सो दैट इज 3.5। तो कुल मिला के ये जो है, जो सम होगा वो हमेशा n से ज्यादा होगा। हमने क्या किया, हमने रादर देन, एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, एक हमने एज्यूम कर लिए नंबर्स, एज्यूम करके हमने ये कंडीशन फुलफिल की, हमने 2-3 एग्जांपल लेके देख ली और हमने इस चारों में से देखा कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है। हमारी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि हां जी, इट विल नेवर बी लेस देन n। ठीक है, ये वाली कंडीशन भी नहीं हो रही है, क्योंकि अब मान लो ये है, ठीक है, 3 + 1/3, तो कितना हो गया 3.33। ठीक है, इक्वल नहीं, ये गलत हो गया। ठीक है, ये नहीं होगा। डिविजिबल बाय n, 3.5 इज डिविजिबल बाय 3, नहीं, ये भी गलत है। पॉजिटिव इंटीजर, जरूरी पॉजिटिव इंटीजर तो है, बट दिस इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। In an election which was contested by two candidates X and Y, 4,000 votes were polled. Suppose that every vote polled in favor either of the two candidates. Candidate Y got 40% votes polled and was defeated. What was the winning margin? अब दूसरे को कितना मिला है 60%, एक को 40%, विनिंग मार्जिन कितना होगा 20%। तो सीधा आप इसका 20% देखो, 20% ऑफ कितना 4,000, कितना आ गया जी 800। ठीक है जी, तो 800 वोट्स का जो मार्जिन है, रादर देन कैलकुलेट के पहले मैं इसके 40% कैलकुलेट करूं, फिर उसके 60% करूं, फिर माइनस करूं, सीधा देखो भाई, एक 60% ले रहा है, एक 40% ले रहा है, दो ही कैंडिडेट हैं, विनिंग मार्जिन कितना होगा 20%, तो टोटल वोट्स पोल्ड कितने हैं 4000, उसका 20%, 800 वोट्स। ठीक है, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m, फाइंड द नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स दैट आर इंक्लूडेड एंड द एवरेजेस। अच्छा, अब ये देखो कि 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को मैं सीधा ऐसे लेके चल रहा हूं, 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 7, और इसका जो एवरेज हो गया दैट इज 7, तो m कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि एक सीरीज है 7 ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स, मतलब 15 17 और 19 ऐड कर दिए हमने। ठीक है, 15 17 और 19 ऐड कर दिए, तो टोटल एवरेज कितना होगा। ठीक है, टोटल एवरेज कितना हो जाएगा। अच्छा, अब हमें ये पता है कि लाइक अगर हम इसको टोटल देखें, ठीक है, अब ये कितनी टर्म्स हो गई 10 टर्म्स हो गई। ठीक है ना, 10 टर्म्स हो गई। 10 टर्म्स में 5th और 6th टर्म 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 और 6, इन दोनों के बीच का एवरेज। ठीक है, इन दोनों के बीच का एवरेज, ऐड भी करने की जरूरत नहीं, 9 + 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10। पहले एवरेज 7 था, अब 10 हो गया, कितने का इंक्रीज हुआ, इंक्रीजेस बाय 3। अदरवाइज आप टोटल ऐड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइडिया इज, या फिर आप सीधा देख लो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 2, सो दिस इज 100। ठीक है, और जो है ये सम हो गया। अदरवाइज आपको, और यहां पर आप पहली 7 टर्म्स का भी देख सकते हो, 14 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 इंटू 7 49। ठीक है, और आप इसको ऐड करोगे तो 15 इंटू 15 30, और 32 32 और 9 51। ठीक है, तो ये 49 में 51 ऐड किए तो 100 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 हैं, तो ये एवरेज 10 हो गया, इसमें 49 हैं और एवरेज 7 हो गया, तो 7 से 10 हो गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ये भी करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि क्रॉस चेक करने के लिए, इन केस आपको डाउट हो रहा है पेपर में। सो 1 3 5 7 9, ये मैंने 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मान लिए, तो मैंने ये देख लिया कि भाई इसमें जो m है दैट इज 7। ठीक है, 7 टर्म है, उसमें जो मिडल टर्म है दैट इज एवरेज, अगर वो जो है एक प्रोग्रेशन बना रहा है। उसमें मैंने 15 17 19 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऐड करे, तो अब मेरे को ऐड भी करने की जरूरत नहीं है 100। मैंने सिंपली क्या करना है, ये भी मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूं। अब मेरी जो 2 टर्म्स हैं 5th और 6th टर्म, क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो मिडल टर्म कौन सी है 5th या 6th,
ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स का एवरेज, तो फिफ्थ और सिक्स का एवरेज 10, तो अब नया एवरेज कितना आ गया 100, तो 7 से पहले एवरेज 7 था, अब एवरेज 10 हो गया, तो इट इंक्रीजेस बाय 3। ठीक है जी, चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो, इन्वेस्टमेंट इन वेरियस इंडस्ट्रीज सेक्टर्स अक्रॉस 5 इयर्स इन रुपी 100 करोड़। ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर ये दिया है और इस पे हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, 3 क्वेश्चन सीधा सीधा कंप्लीट है आपके। ठीक है, 6 नंबर सीधा। ठीक है, तो दिस इज हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन द इलेक्ट्रिकल सेक्टर फ्रॉम 2005-6 से 2009-10? ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में निवेश प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई? ठीक है, 5-6 से लेकर 2009-10। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में 5-6 से 9-10, तो यहां पर कितनी वृद्धि हुई? सो 500 से 800 प्लस 300, सो 300 डिवाइडेड बाय 500, क्योंकि बेस ये है 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? ठीक है जी, इंटू 100, दिस इज 20, 60% इंक्रीज। ठीक है, 60% इंक्रीज। ठीक है जी, आंसर आ गया आपका 60%। ओके, ड्यूरिंग द गिवन ईयर व्हाट इज द एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर द सर्विसेज सेक्टर इन रुपीज 100 करोड़? गिवन ईयर्स में एवरेज इन्वेस्टमेंट पर ईयर फॉर द सर्विसेज सेक्टर, कुछ नहीं है जी, सर्विसेज सेक्टर कौन सा है? ये वाला है, ये सर्विसेज सेक्टर का एवरेज निकालना है। तो इसका भी एक तरीका, मतलब डोंट डू द कैलकुलेशन के आप बैठ के सारा कर रहे हो। 400 प्लस 400, ठीक है, 4 और 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 7 26, तो 2600 प्लस 20 और 80, 100, 100 और 150, तो ये हो गया 2750। ठीक है, 2750 है डिवाइडेड बाय कितने साल का है ये? ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 साल का। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 5 2 25, 5 550, तो ये 550 करोड़ जो है, 100 करोड़ जो भी है वो आपका इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है, 550। ठीक है जी, ये आ गया, आंसर हो गया बी। ठीक है, ड्यूरिंग विच वन ऑफ द ईयर वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम? किस साल में इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम है? कौन से साल में इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम है? अगेन, अब कौन से साल में, मतलब ये ऐड करना है आपको, फिर ये ऐड करना है, 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 और इसमें बताना है किसके सबसे ज्यादा। अब इसमें भी है कुछ नहीं है, पर कैलकुलेशन बहुत हो गई जी। अब ऐसे क्वेश्चन को भी ना थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करो। हमें मोटा मोटा ये पूछ रहा है कि कौन से साल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, हमें कोई फाइनल आंसर नहीं देना है, वो स्टेप मार्किंग नहीं है स्कूल की तरह, है ना, हमें तो सीधा आंसर पे पहुंचना है। अच्छा, अब पूरा यहां से जीरो कैलकुलेट करने के बजाय मैं हमेशा बोलता हूं कि यूनिट डिजिट से बजाय आप कहते ना लेफ्ट से की बजाय राइट से शुरू करो। ठीक है, राइट से ऐड करना शुरू करो। 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 2800, 2800 प्लस होगा। अब इसमें 20 ये 40 60 40, ठीक है, 100 बन गया, 2900 बना, पर मैंने 2800 प्लस लिख लिया। ठीक है, अच्छा, 8 और 5 13, 13 और जो है 4 17, 17 और 5 22, ये 3100 प्लस है कुछ। ठीक है जी, 4 और 6 10, 15 20 29, 2900 प्लस। ठीक है, अब मेरे को तो वैसे ही पता, इसको मैं कैलकुलेट क्यों करूं, ये तो मेरा वैसे ही माइनस हो गया इनमें से। ठीक है, 6 और 6 12, और 12 और 4 16, 18 और 4 22, 22 और 11 33। ठीक है, 3300 प्लस। ठीक है, और 8 और 8 16। ठीक है जी, मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं पेपर में करना कैसे है, अदरवाइज आई वुड हैव इजीली सेड कि ये आंसर है। प्रोसेस तक भी पहुंचना है हमें, प्रोसेस भी समझना है। ठीक है, ये वीडियो का मतलब ये भी है। ओके, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 7 29, 29 और 10 39, 3900 प्लस। ठीक है, अगर आप वैसे भी इन नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि यार इसमें तो 1000 600 700 800 सबसे ज्यादा इसी में है। ठीक है, तो बट हमने कैलकुलेट भी कर लिया, तो ये 3900 प्लस है, तो हमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ ये वाला नंबर ये ऐड कर लिया, तो मेरा 28 आ गया, यहां 31 आ गया, ये 29 आ गया, 33, ये 3900, तो ऑब्वियसली इसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा है। मैं फाइनल आंसर तक क्यों पहुंचूं?
मैं फाइनल आंसर क्यों कैलकुलेट करूं जब मुझे पता दिख रहा है कि भाई 3900 प्लस है। ये कुछ भी होगा 10, ये इसको नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ गया? ठीक है जी, मेरा आंसर आ गया 2009-10। 2009-10। ओके, two positions of the dice with 1 to 6 dots on its side are shown below. If the side is resting on the side, if the dice is resting on the side with 3 dots, ठीक है, ओके, मतलब 3 dots नीचे की तरफ है, और what will be the number of dots on the top? ठीक है, चलो पहले तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर 3 डॉट इधर हैं, तो कोई भी अगर बॉक्स है तो उसके दो एडजेसेंट साइड हैं। ठीक है, उसके एक ऊपर नीचे और दो एडजेसेंट साइड, एक में 2 है और एक में ये 4 है। ठीक है, ये 4 ही है, हाँ, 4 डॉट्स हैं। मैं इसको ऐसे बनाता हूं यहां पे, तब आपको और क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं इसको 3 लिख लेता हूं। ठीक है, 3 यहां पे 3, ये जो आगे वाला फेस है। ठीक है, तो एक तरफ अगर 2 है तो एक तरफ 4 है। ठीक है, और उसके जो है, उसके जो है एक तरफ क्या है, 6 है, 6। अब हमें अगर इस आगे वाले फेस को मैं नीचे रख देता हूं तो मुझे बेसिकली उसके ओपोजिट देखना है, मतलब ये जो पीछे वाला फेस है इस पे देखना है कि क्या नंबर होगा। अब हमारा 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, हमें 1 और 5 के बारे में नहीं दिया कुछ, तो हमें यह पता लग गया कि 3 अगर आगे वाला फेस है तो साइड में जो 2 फेसेस हैं, एक में 4 है, एक में 2 है, और उसके ऊपर जो फेस है वो 6 है। ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। ठीक है, बट सामने वाले फेस में जो है वो क्या है आपका, या तो 1 होगा या 5 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 1 और 5। ठीक है जी, क्योंकि 1 और 5 के बारे में हमें नहीं पता है। अब इसको थोड़ा इमेजिन करने की जरूरत है कि ये 3 अगर मैं नीचे की तरफ कर दूंगा तो ये जो इसके सामने वाला फेस है ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर डाइस रेस्टिंग ऑन द साइड विद 3 डॉट्स, अगर ये नीचे की तरफ है, इसको ऐसे कर देंगे तो ये वाला फेस इसके सामने कौन सा है, वो है 1 या 5। Consider the following figure. What is the number of rectangles which are not squares in the above figure? Given that ABCD is a square, EFGH are midpoints. ठीक है जी, तो ये ABCD स्क्वायर है और ये जो H है, ये जो है ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब मान लो ये अगर 4 सेंटीमीटर का है तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये वाला जो है ये तो स्क्वायर है, ये हमें काउंट नहीं करना, क्योंकि सीधा सीधा उसने कहा है कि वो रेक्टेंगल्स कैलकुलेट करो जो कि स्क्वायर्स नहीं है। ठीक है, ओके, तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 रेक्टेंगल हो गई, ये एक रेक्टेंगल हो गई, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल हो गई। ठीक है जी, ऐसे करके ये 8 रेक्टेंगल्स हो गए, तो 8 प्लस 8 प्लस। अब ये वाला फेस लेके चलता हूं मैं, एक, ठीक है जी, एक रेक्टेंगल ये हो गया, एक रेक्टेंगल ये हो गया, ये वाला, ये मान लो x और y है। ठीक है, तो x d g y, ठीक है, और एक आपका a e g d। ठीक है, तो ये हो गए आपके 2 रेक्टेंगल। ठीक है, 2, फिर सिमिलरली आपका ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला और ये वाला रेक्टेंगल, ये वाले भी 2 रेक्टेंगल हो गए। ठीक है, ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूं 8 + 2 + 2। ठीक है, फिर मेरा एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया। ठीक है, 2 रेक्टेंगल ये हो गए +2। सिमिलरली एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया और एक रेक्टेंगल ये वाला हो गया +2। तो कितने हो गए जी, 8 और 2 10, 12 14 16,
आंसर हो गया आपका 16 रेक्टेंगल। और कोई मेरे को पॉसिबल रेक्टेंगल बता दो, कौन सा, कोई भी और रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, 16 रेक्टेंगल्स यहां पर आपकी बन रही हैं। तो हमने पहले ये वाला लिया, ये वाला लिया, ठीक है, ये वाला लिया रेक्टेंगल, ये वाला लिया, ये 4 रेक्टेंगल्स हो गए। ठीक है, ये 4 रेक्टेंगल्स, फिर हमने ये वाला रेक्टेंगल लिया और ये वाला लिया और ये वाला रेक्टेंगल लिया और एक ये वाला, ये भी 4 हो गए, और प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 8 16 रेक्टेंगल्स आपके हो गए। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग नंबर m इज इक्वल टू 6374 रेज़्ड टू पावर 793। ठीक है जी, देखने में बड़ा टफ क्वेश्चन लग रहा है, पर आप इस क्वेश्चन को अगर समझ गए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी, और बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके पीछे बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। अच्छा, ये नंबर में ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आखिरी कोई भी है ना, ये जो नंबर दिया है इस तरीके का, जब वो यूनिट प्लेस पूछता है तो आपको ना आखिरी नंबर देखना है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि 637 दिया है, 537 दिया है, कुछ भी दिया है, 892 दिया है। ठीक है, ये आखिरी के ये जो है डिजिट, ये देखना है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ना एक चीज देखो, 4 इज इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 जो है 16 इंटू 4 64। ठीक है जी, 4 ठीक है, 16 इंटू 256। ठीक है जी, 16 4 64। ठीक है, एंड 4 5। अब जब मैं 256 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 चौको 24। ठीक है, आखिरी में 4 आ रहा है, और फिर मैं 4 6 करूंगा तो 4 इंटू 4 16 आ रहा है। ठीक है, फिर 4 7 करूंगा तो 6 इंटू 4 24 ये आ रहा है। फिर 4 8 करूंगा तो 4 इंटू 4 ये आ रहा है। तो ये एक ट्रेंड बन रहा है, 4 6 4 6 4 6, है ना, ये बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर 2 है 2 है, 2 है तो 4 है, 2 है तो 8 है, 2 है तो 16 है, 2 5 32 है, फिर 2 6 जो है 64 है, 7 जो है 128 है। अब ट्रेंड देख रहे हो, 2846। ठीक है, ठीक है, 28, फिर 2 8 256, 284 सॉरी 2486। ठीक है, तो अगर आपका 2 बेसिकली क्या है कि 2 4n है, तो क्या होगा, ये होगा यूनिट डिजिट पे 6 होगा। 2 4 2 8 2 12 लोगे तो भी उसके आखिरी यूनिट डिजिट में 6 आएगा। ठीक है, उसके आखिरी यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 6 आएगा। तो इस तरीके से एक पैटर्न फॉलो होता है इसमें, 2486 इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप 3 का देख लो, 3 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 9, 3 27, 3 तो ये वाला नंबर देखो, 3971, 3 243, फिर 3 आ गया, 3 729, 9 आ गया, 3 अब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, 3 फिर 7 को 3 से 1, तो 3971 इस तरीके से आपका चलता रहेगा। तो अगर 3 है तो आएगा 1, 3 प्लस 1 है तो 3 आएगा। मतलब कोई भी नंबर हो, अगर मैं उसको ये देख लेता हूं कि वो अगर इस 4n+1 में आता है तो क्या होगा, उसका जो आखिरी डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा, मैं यूनिट डिजिट से मतलब है, ठीक है, हमें और कुछ नहीं लेना, पूरा नंबर क्या निकल के आ रहा है, तो वो 3 होगा। ठीक है, अगर ये है 3 4n+2 होगा तो आखिरी डिजिट 9 होगा। अगर 3 4n+3 होगा तो आखिरी डिजिट 7 होगा। ठीक है, तो ये है कहानी यहां पर। अच्छा, अब यहां पे 4 793, ये इसको ऐसे लिख के चलो। अब इसमें भी ये देखो कि आखिरी के 2 डिजिट, ठीक है, आखिरी के 2 डिजिट में 93। अब इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई देखो क्या है, अगर मैं 92 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हो जाता है जी। ठीक है जी, सो 46 2 23,
है ना, 4 से मल्टीपल है, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है कि 23 से हो रहा है किससे भी हो रहा है। तो इस फ्रेज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 4n+1, ठीक है जी, 4n+1। अच्छा 5 के साथ क्या होता है कि 5 के साथ कुछ भी हो, 5^1 5, 5^2 25, 5^3 125, 5^4 625। तो 5 में हमेशा ही 5 आएगा। 5 में किसी भी मतलब डिजिट से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, ठीक है, 5 कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो वो हमेशा 625 को आप आखिरी में यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 5, इससे कोई लेना देना नहीं हमें। अगला 3^49, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये यूनिट प्लेस में नंबर है 5 इंटू 3 इंटू 4n+1, 4n+1, ठीक है। तो ये 48+1, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 48 है 52 है कुछ भी है, मेरे को पता लगे कि यार 4n+1 आ रहा है। अच्छा अब ये 4^1 है, ठीक है, 4^1 इज व्हाट 4, तो ये 4 आ गया इंटू 5, और 3^1 क्या है, दैट इज 3, दैट इज 3, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 कितना आ गया 60। तो आखिरी में मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए, ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व किया जा सकता है। आप कोई भी नंबर दे दो मेरे को, कोई भी, मतलब ये कैसा भी वो दे दो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये और ये आखिरी के 2 डिजिट, यहां पर 5 है, 5 की कहानी में तो खत्म ही होगी कहानी, 5 में तो 5 ही आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। अच्छा अदरवाइज यहां पर भी आप देखोगे ये 3, ये, अब ये क्या है, दिस इज 4^4n+1, दिस इज 5^n, तो कुछ भी होगा, ठीक है, वो 5 ही आएगा, 3^4n+1, ये देख लिया मैंने। अब मेरा 4^1 4 है, 5^n इज 5, 3^1 इज 3, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 60, आखिरी डिजिट क्या होगा 0 होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। ये थे आपके 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक द वीडियो, चीजें समझ आ रही हैं, दिमाग में बैठ रही हैं, जहन में बैठ रही हैं, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की CAPF के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।